इन बच्चों, हमारे YouTube चैनल द एसआर एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग सेट देखने वाले हैं वो 2024 का मॉडल सेट जो है 1 है, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 देखेंगे। ये जो है आपका सेट 1 है। इसका सबसे पहले सारे क्वेश्चन पे आते हैं। उसका देखिए, सबसे पहले जो है लिखा हुआ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये कुल मिलाकर जो है 40 सवाल है। कुल प्रश्न जो है वो 40 का है और सभी प्रश्न के लिए उत्तर अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 विकल्पों में दिया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए और सबसे मेन चीज़ है कि गलत उत्तर के लिए नंबर नहीं काटा जाएगा। सबसे मेन चीज़ यहीं पे होता है। अगर बताइए नंबर ही नहीं काटा जाएगा तो फिर बनाइए जो मार रहे हैं सो। खैर छोड़िएगा। देखिए, इसका मतलब है कि अगर कोई आंसर गलत हो जाता है उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पे गलत मिसप्रिंट हो गया था। चलिए आते हैं, इसका सबसे पहले सवाल पे आते हैं। ये जो सेट हम लोग देखने वाले हैं ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ये तीनों सेक्शन के बच्चों के लिए है। ये मॉडल सेट वन है। इसके बाद हम लोग 2, 3 और 4 का भी सॉल्यूशन करवा देंगे। जितना आया हुआ है सारा का सारा सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये क्लास 11 के लिए है और ये सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स का है और पूरा अंक जो मिलेगा इसमें आपको 40 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। देखिए, पहला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता नहीं है। प्रश्नावली का मतलब होता है प्रश्न पूछना, यानी जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है उसमें कौन सी विशेषता जो है इसमें नहीं होता है। देखिए, प्रश्नावली लंबी हो सकती है, बिल्कुल होती है। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें उत्तर नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर मिलेगा तो फिर वो प्रश्नावली नहीं कहलाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पूरा का पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। यानी पहला का जो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, 2 पे लिखा है, संख्याकी का जनक किसे कहा जाता है। यानी स्टैटिक्स के जो पिता होते हैं उन्हें किसे माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में, देखिए ये जो पूछा गया है संख्याकी के जनक, ये तो पूरा वर्ल्ड के लिए है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि भारत में संख्याकी का जनक किन्हें माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये टिक कर देते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से पूछा गया, देखिए नहीं बोला है कि भारत का है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है। यह एक पंक्ति है और पूछा गया है कि यह जो पंक्ति है वो किनके द्वारा कहा गया है। क्या बोला गया पंक्ति में, सुनिएगा। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संबंध में मनुष्य का अध्ययन है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ जो है, जो अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। आप लोगों से कभी कभी ये सवाल पूछा भी जाता है कि अर्थशास्त्र के पिता किन्हें माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है एडम स्मिथ। उन्होंने ही यह लाइन कहा था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉरी, ये एडम स्मिथ नहीं होगा, अल्फ्रेड मार्शल है। अल्फ्रेड मार्शल होगा। आप लोग गूगल करके चेक कर लेना। अल्फ्रेड मार्शल होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। लिखा हुआ है, मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही होता है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कि सही व्याख्या करना कठिन होता है, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, उत्तर में समानता पाई जाती है और चौथा लिखा हुआ है स्कोर करना कठिन होता है। तो देखिए इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सही व्याख्या करना जो है वो कठिन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 4 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। पारस का क्या अर्थ है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो पारस है उसका क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम परीक्षणों के बीच का अंतर। तो देखिए पारस लिखा हुआ है 11 क्लास में और हम लोग 10 में पढ़े हैं कि परिसर। ठीक है, तो परिसर और पारस में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतम और न्यूनतम जो परीक्षण होता है उसका अंतर को ही पारस कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
लिखा है लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष और महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण में रखा गया है? तो ऑप्शन पहला लिखा हुआ है कलिक, दूसरा है मात्रात्मक, तीसरा है स्थानीय और चौथा है गुणात्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुणात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 7 में। देखिए 7 में लिखा हुआ है किसी सारणी में पंक्ति शीर्षकों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अवशीर्ष। अगर किसी पंक्ति का अगर उसका शीर्षक दिया हुआ है तो उसे अवशीर्ष कहा जाता है, और किसी पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ का अगर कोई शीर्षक रहता है उसे शीर्षक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग टाइटल कहते हैं। तो किसी पंक्ति का अगर शीर्षक दिया हुआ है तो उसे अवशीर्ष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लिखा आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाया जाता है? तो आयत चित्र आप समझते होंगे, जैसे कि आप लोग मैथ्स में 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो आयत चित्र क्या होता है कि स्टैटिक ग्राफ जो स्टार्ट करते हैं वो हमेशा कंटिन्यू एक दूसरे से सटता हुआ जाता है, माने ग्राफ जो दिखाते हैं वो एक दूसरे से सटा हुआ दिखाते हैं। तो इसमें देखिए संतत चर है, विविक्त चर है, संतत और विविक्त दोनों हो जाएगा और इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका संतत, यानी कंटिन्यूअस हो जाता है, लगातार, यानी वो हटता नहीं है। अगर वही दंड आरेख पूछा जाए, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में थोड़ा मैथ्स भी आ जाता है, इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं इसमें। तो आयत चित्र जो होता है वो लगातार होता है, यानी कंटिन्यूअस हो जाता है आपका, वेरिएबल्स टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में लिखा हुआ है कि सभी परीक्षणों के मूल्यों के योग को परीक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? तो आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि माध्य किसे कहा जाता है? सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। तो उसी चीज को लिखा है कि सभी परीक्षणों के मूल्यों का योग, यानी सही सी बात है, पहले बोला है सबको जोड़ दीजिए और सभी की संख्या को भाग दे दीजिए, तो क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। तो इसे हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। अब माध्य भी सिंपल शब्दों में हम लोग कहते हैं, लेकिन 10th क्लास के बुक में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे समांतर माध्य नहीं बल्कि केवल माध्य लिखा होगा। ये 9 में ही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए 10 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? देखिए 3 चीजें होती है, एक होता है माध्य, माध्यक और बहुलक। अगर हम लोग माध्य देखते हैं तो परीक्षणों का योग और परीक्षणों की संख्या से भागा करते हैं। बहुलक देखते हैं तो उसमें सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को होता है। और अगर माध्यक देखते हैं तो माध्यक के लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले उसे आरोही क्रम में सजाना पड़ता है, और जो बीच में आता है वही हमारा माध्यक कहलाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी औसत गणना करने के लिए, यानी उसकी गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाया जाता है। तो हम लोग जानते होंगे कि माध्यिका जो होती है उसको सजाने के लिए हम लोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो ये 10 सवाल टोटल कंप्लीट हो गया। अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर लेना, और अगर ऐसे अगर पूछ सके तो पूछ लीजिएगा। जल्दी ही आप लोग के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाएंगे यूट्यूब की तरफ से, जिसमें आप लोग अपना अपना सवाल उसमें पूछ सकते हैं और एग्जाम को लेकर अच्छा तैयारी भी करवा देंगे। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देखिए 11 में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि 4 भागों में। तो ऑप्शन देखिए पहला लिखा है समांतर माध्य, दूसरा दिया माध्यिका, तीसरा दिया चतुर्थक, चतुर्थक का मतलब ही होता है 4 हिस्सों में, है ना, और चौथा दिया है बहुलक। तो आपको शायद नाम से ही पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है, चतुर्थक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में लिखा हुआ है कि मानक विचलन है, मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला है पारस गुणांक, दूसरा है विचलन गुणांक, चौथा दिया हुआ है विचलन गुणांक, दो जगह पर सेम विचलन और विचलन है, और चौथा पांचवा दिया इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा इनमें से सभी। देखिए एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना, इनमें से सभी अगर दिया हुआ है तो वो 90% केसेस में सही हो जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 13 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माप की गणना में परीक्षणों के औसत के विचारकों की के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माध्य विचलन। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 14 पर। देखिए कि आगे 14 नंबर देखिएगा, लिखा है यदि किसी आंकड़े का मान विचलन 16 दिया हुआ है और साथ ही साथ लिखा है समांतर माध्य दिया हुआ है 50, तो विचलन गुणांक क्या होगा? तो विचलन गुणांक का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि विचलन मानक विचलन बटा समांतर माध्य गुना 100% निकालना रहता है तब। यानी अगर इसका आंसर अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो क्या बताया गया कि सबसे पहले मानक विचलन को ऊपर रखा जाता है यानी 16 और समांतर माध्य को नीचे रखा जाता है 50 और इसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 50 और इसको काटेंगे 2 टाइम्स में और 16 और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 32, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। लिखा हुआ है सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक मान होता है? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, आरेखीय सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखीय सहसंबंध। ठीक है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है? यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक होता है तो सहसंबंध गुणांक का मान कितना होता है? 1। धनात्मक होने पर 1 होता है, ऋणात्मक होने पर -1 होता है, और अगर वो संतुलन की अवस्था में रहता है तो 0 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। लिखा हुआ है कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों व्यक्तियों में से पूछा गया है कि कोटि सहसंबंध का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय यानी क्रेडिट हम लोग किसे देते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेयरमैन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है संवेदी सूचकांक, दूसरा दिया हुआ थोक कीमत सूचकांक, तीसरा है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और चौथा दिया उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, जिसे CPI कहा जाता है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, 19 पे आते हैं। 19 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 19 में क्या लिखा हुआ है कि लेस्पियर की कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो इनका जो नियम बना था उसमें जो आधार अवधि दी जाती है उसे ही इनका प्रयुक्त किया जाता है भार को लेकर। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आधार अवधि की भार, यानी समय के जो अवधि होता है उसका भार। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। लिखा है मदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सरल सामूहिक सूचकांक, दूसरा है सरल मूल्यानुपात सूचकांक और तीसरा दिया हुआ है भारतीय सूचकांक और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं और यहां से फिर से 20 सवाल है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लिखा हुआ अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक किससे संबंधित है? आप लोग 10 क्लास में पढ़ा होगा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वह कृषि से संबंधित होती है, द्वितीय क्षेत्रक जो होता है विनिर्माण यानी उद्योगों से संबंधित होती है, और तीसरा जो होता है वो आपका
सेवा क्षेत्रक होता है, जो संबंधित होता है परिवहन के क्षेत्र से। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक से किसका संबंध है। ऑप्शन देखिए, उद्योग जो कि दूसरा में से आता है, कृषि ये पहला में से आता है, तो इसका आंसर पहला बोला गया था इसलिए पहला का ढूंढेंगे। सेवा तीसरा में आता है और विनिर्माण भी दूसरा में से आता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन देखिए 4 लिखा हुआ है, 1935, 1938, 1950 या 1948। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 1950 यानी 1950 में इसका गठन किया गया था। बस आप लोग का एक होमवर्क देखना चाहते हैं, कमेंट में बताइएगा, इसका पूरा डेट बताइएगा कि योजना आयोग का गठन कब और किस समय किया गया था। तो पूरा डेट जो है वो कमेंट करके बताइएगा। आगे आते हैं, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो पंचवर्षीय योजना जो होती है जिसे प्रत्येक 5 सालों के लिए सुचारू रूप से चलाया जाता है, तो हमारे भारत में जो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना चला वो कब चला था। तो हमारे भारत का जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 में चला था और 17 तक गया था। और इसके बाद से जो है पंचवर्षीय योजना जो अभी सुचारू नहीं किया गया है। तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला, तो आंसर हो जाएगा 2012 से लेकर 17 तक। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखिए 24 में लिखा हुआ है भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 1975 में है, 1988, 1991 पे है और 1998 पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1991, 1991 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। लिखा है 25 में कि विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, जी होता है। आधुनिकीकरण को सहायता देना, ये भी होता है। सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, ये भी होता है। यानी इनमें से हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 में लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WTO कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो इसका जो स्थापना था वो 1995 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। 27 में लिखा हुआ है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कृषि ही प्रावधान देगा ज्यादा। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 28 पे देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हमारा जो भारत है वह विश्व में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है, यानी भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, किस वर्ष पारित हुआ था। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 2005 में हुआ था। इसके नाम में ही लिख दिया जाता है 2005, नरेगा 2005। तो ये 2005 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखते हैं। तो 30 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है। मानव पूंजी का मतलब है जिसमें मानव का निवास नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग, उसमें इंसान होता है, डॉक्टर भी होता है, शिक्षक भी होता है, कौन नहीं होता है, कंप्यूटर जो है वो मानव नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पर, यानी 31 नंबर का सवाल देखते हैं। जल्दी से 10 सवाल इसे कंप्लीट कर लेते हैं। लिखा है मानव विकास है, पहला ऑप्शन है एक साधन, दूसरा एक साध्य, तीसरा साध्य और साधन और साध्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पर। 32 में लिखा है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा परिवहन का विकास, बिल्कुल ठीक है।
शहरीकरण भी होना चाहिए, प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी का भी विकास होना चाहिए, और इनमें से सभी तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पर। तो 33 में लिखा हुआ है कि आधारित संरचना के अंतर्गत आता है। तो आधारित संरचना जो होती है वो बिजली, सड़क, सिंचाई, यह सभी चीजें आती है। तो इसमें भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पर। 34 में देखिए लिखा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। तो जो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना है वो आपका हुआ था 1975 में, यानी 1975 में शुरू किया गया था। आगे आते हैं। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात, यानी ग्राम में यानी गांव में जो होता है श्रम बल यानी शारीरिक बल जो होता है वह शहरी श्रम बल की तुलना में अधिक होता है। यानी जो गांव में जो लोग होते हैं उनका जो शारीरिक बल है, श्रम बल का मतलब कार्य करने का जो बल है, वो शहर की तुलना में अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पर। ठीक है, 36 में लिखा है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति काम करता है और काम कहाँ पे कर रहा है, ईंट का निर्माण है, यानी ईंट निर्माण काम में लगा हुआ है, यानी कि हम लोग खुद देहाती भाषा में सीधा कहते हैं कि हाजिरी काम करने गया है। तो इसमें से हम लोग कहते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तो उसे दिहाड़ी मजदूरी कहा जाता है। यानी कि आप देखना, किसी का रोजगार अगर पूरी तरह से नहीं है, उनके घर के जो मम्मी पापा या कोई भी होते हैं जो काम करने के लिए जाते हैं, एक दिन का बदले में जो एवज मिलता है उसे हम लोग दिहाड़ी मजदूरी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जगह आपको ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। लिखा है इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत उन्हें कहा जाता है जो बहुत पहले से चलता हुआ आया है, जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल ऊर्जा हो जाएगा, यह सभी कहा जाता है आपका गैर परंपरागत। आप लोग 10 में पढ़े होंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 38 पर आते हैं। 38 में लिखा है इनमें से कौन जो है स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है। तो स्वास्थ्य निर्धारण जो होता है वह शिशु मृत्यु दर पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अंतिम का 2 सवाल देखिएगा। लिखा है जैविक खाद को खेत के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यानी जैविक खाद जो होता है उसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। जैविक खाद का मतलब होता है गोबर हो गया, जिसे पत्तियां, सड़ी गली चीजें जो होता है जिसे खाद कहा जाता है। तो आप अगर जैविक नहीं समझ पा रहे हैं तो खाद से समझिएगा। खाद जो होता है वह खेती के लिए उपयुक्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। रसायन का प्रयोग करने से क्या होता है कि मिट्टी बर्बाद हो जाती है, लेकिन गोबर वगैरह इस्तेमाल करने से मिट्टी में बर्बाद नहीं होती है। अंतिम सवाल है सार्क का गठन कब हुआ। तो देखिए इसमें लिखा है, 4 ऑप्शन दिया है। 8 दिसंबर जो है 1985 दिया हुआ है, 9 सितंबर 1980 है, 12 दिसंबर 1988 है, और एक दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में 1989 पे है। तो इसमें से देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये कुल मिलाकर जो है हम लोग 40 सवाल देखे हैं। ये आप लोग का सेट 1 है, और जल्दी ही सेट 2 और सेट 3, सेट 4 जितना भी सेट आया हुआ है एक एक करके सारा सॉल्यूशन करा देंगे। ये जो सेट है ये आप लोग के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर देखिएगा। अगर कोई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।